हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम साइंस 321 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर प्लस ट्रिक्स। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं पता कि होम साइंस का पेपर कैसे आने वाला है, बिल्कुल न्यू सिलेबस रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। तो नया सिलेबस है, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐड हुए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ऐड हुई हैं जो कई बच्चों को नहीं पता होती है कि कैसे सॉल्व करनी है। तो उस चीज़ को हम टैकल करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होम साइंस के बारे में कि कैसा पेपर आता है, या फिर आपको पता भी है लेकिन ये नहीं पता कि इन क्वेश्चंस को आखिर मुझे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर शीट पर लिखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपका जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का वो हम सॉल्व करवाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किन ट्रिक्स की मदद से आप जो है इस पेपर को बहुत आसान से कर सकते हैं। यकीन मानिए पेपर बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको ये पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। सो आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आपको 41 क्वेश्चंस दिखाई देंगे टोटल, जिसमें सेक्शन ए में 21 और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोड नंबर सेट वगैरह लिखा होता है। और ये आपका है होम साइंस 321 का क्वेश्चन पेपर। डेट एंड डे ऑफ एग्जाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके दो आपके जो इन्विजिलेटर होंगे उनके साइन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टीएच क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है टीएच क्लासेस, पर ही आपको टेलीग्राम पर जितने भी आपको यहाँ पर आंसर्स और ये पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है। 80 मार्क्स का पेपर होगा। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 41 क्वेश्चन है जो सारे ही कंपलसरी हैं, ठीक है। मार्क्स सबके उनके सामने लिखे होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो एक ना आपको लास्ट में ऑप्शनल मॉड्यूल मिलते हैं। तो मॉड्यूल ए जो कि हाउसकीपिंग है और मॉड्यूल बी जो कि क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इनमें से कोई एक मॉड्यूल आपको करना होता है, तो इस बात का आपका ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन किसी भी इन मॉड्यूल में, मतलब किसी भी सेक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, और एक और जनरल जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये कि आपको अपने पेपर के समय पे टाइम से ही पहुंचना है, क्योंकि जो 15 मिनट का टाइम होता है वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी टाइम होता है। जैसे अगर आपका पेपर 2:30 से स्टार्ट है तो 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको क्या दिया जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है। वो सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। कोई बच्चा अगर उस समय से लेट पहुंचता है या फिर समय पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो रीडिंग का टाइम होगा ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। और ये रीडिंग का टाइम आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को समझते हैं कि आखिर मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लास्ट में करने हैं, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और इसका मार्क्स मुझे पक्का पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आपको प्लीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेक्शन ए है जिससे आपकी शुरुआत हो रही है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। हालांकि यहाँ पर और करके भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि चॉइस वाले भी हैं, लेकिन मैं आपके सभी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जितने भी हैं। तो फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हिंदी में पढ़ लें या इंग्लिश में? चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। 2-year-old राजेश हैज़ स्वेलिंग इन हिज लेग्स एंड फेस, यानी कि 2 साल का जो राजेश है उसकी टांगों और चेहरों पर सूजन आ गई है। ही हैज़ पॉट बेली एंड लाइट कलर्ड हेयर, यानी कि उसकी तोंद निकली हुई है। पॉट बेली उसकी तोंद निकली हुई है और उसके लाइट कलर के हेयर हैं, यानी उसके जो बाल हैं वो काफ़ी लाइट हो गए हैं, भूरे रंग के हैं। विच डेफिशिएंसी डिसीज ही मे बी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि उसे कौन से पोषक तत्व, जो पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी कमी से कौन सी बीमारी उसे है फिलहाल। तो इसके ऑप्शन देखो, मरासमस, ठीक है, और क्वाशियोरकर, नेक्स्ट है गोइटर एंड अनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वाशियोरकर, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो बीमारियां हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर पेपर में आ जाता है तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। देखो, जो गोइटर बीमारी होती है ना उसमें क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी
बड़ी हो जाती है या फिर एक्सपैंड होने लग जाती है और आपका गला जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी सूज जाता है, एक तरह से आगे निकल आता है। अनीमिया, आपको पता होगा अनीमिया को हम खून की कमी कहते हैं। तो जिस भी इंसान को खून की कमी होती है, और अनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, आंखों में जो है पीलापन आ जाएगा, क्योंकि हमने नॉर्मली अपनी आंखें देखी है तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाइट होता है, नीचे की तरफ रेड रेड होता है। लेकिन जिसको अनीमिया खून की कमी होती है उसमें यहाँ पर पूरा ये पीला पड़ जाता है, उसके नाखून पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, त्वचा भी उसकी पीली पीली सी पड़ जाती है क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। अब ये देखो, क्वाइशोर्कर और मैरास्मस जो बीमारी है इसमें अंतर क्या है। क्वाइशोर्कर जो बीमारी होती है ना, ये भी आपके कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से होती है, और ये वाली बीमारी भी आपके कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी से होती है। लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि क्वाइशोर्कर में आपकी तोंद निकल आती है, जिसमें इंसान को ये है, इसके जो हेयर्स हैं वो लाइट हो जाते हैं। और जिसको मैरास्मस है, मैरास्मस में कमजोरी आ जाती है बहुत ज्यादा, पेट अंदर को चला जाता है और इसमें पेट बाहर निकल आता है, और हेयर तो सेम वैसे ही रहते हैं, और हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, पैरों में कई बार सूजन आ जाती है क्वाइशोर्कर वालों को, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और करके, जैसा मैंने आपको बताया मैं आपको और वाले जितने भी हैं वो भी करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेथी इज प्रिजर्व्ड बाय विच मेथड, यानी कि जो मेथी है उसको किस विधि से संरक्षित किया जा सकता है या फिर बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण विधि, बाय सॉल्ट नमक द्वारा, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यानी कि संरक्षकों द्वारा, या फिर फ्रीजिंग जमाने के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रीजिंग मेथड जो होता है ना उससे हम मेथी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नॉर्मली भी आप ये जानते होंगे, जब आपके घर मेथी आती है तो उसको ऐसे बोलते हैं ना, मतलब उसमें अगर सॉल्ट डाल देंगे, अगर उसमें नमक डाल देंगे तो वो गल जाएगी। डिहाइड्रेशन से भी क्या होता है, वो सूख जाएगी, ठीक है। हम उसको डिहाइड्रेशन भी करवा सकते हैं वैसे, और अगर हम उसको फ्रीजिंग में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो ज्यादा समय तक चलती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपने देखी यहाँ पर और दिया हुआ है, तो आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या जो ऊपर हमने किया वो क्वेश्चन करना है। आंसर शीट पर आपको जो आंसर लिखना है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन लिखना नहीं है पूरी, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, फिर पूरी एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे लिखना है आपको आंसर। ये वो मेथड है जो मैं यूज किया करती थी जब मैं अपने एग्जाम देती थी। तो उस समय पे आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पर लिखना है। अब जैसे हमने सेकंड वाले का आंसर लिखना है, क्योंकि मैं मान लीजिए मुझे फर्स्ट नहीं आता और मैं सेकंड वाले का आंसर लिख रही हूँ, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, फ्रीजिंग मेथड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, मतलब कोई एक ही करना है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन सेकंड, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें भी और में दिए हुए हैं, या फिर आप या तो ये करना है या फिर ये करना है। इन फूड एक्सचेंज, यानी कि फूड एक्सचेंज में व्हाट इज इक्वलेंट टू 1 चपाती, एक चपाती या फिर एक रोटी के बराबर क्या होता है जब हम भोजन प्रतिस्थापन करते हैं। भोजन प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि आप एक चपाती खा रहे हैं, एक चपाती खा रहे हैं, उसके बदले आप क्या ऐसा खा सकते हैं जो आपको एक चपाती जितनी ही एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स और आपको उतना ही प्रोटीन प्रोवाइड करवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रेड स्लाइसेस, यानी कि अगर हम 2 ब्रेड स्लाइस खा लेते हैं तो हमें एक चपाती जितना जो है विटामिन वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट है आपका फूड एक्सचेंज को समझना। फूड एक्सचेंज क्या होता है ये आप समझिए। यहाँ पर देखो ये फूड एक्सचेंज की पूरी लिस्ट मैंने लगा दी। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो फूड है उसमें 5 तरीके के फूड होते हैं, स्टार्च, ठीक है, और मिल्क वाले, मीट वाले, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरीके से 5 उसके होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो हाफ चपाती, आधी चपाती जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लिखा था आधी चपाती एक स्लाइस ब्रेड के बराबर हो जाती है। यानी आप या तो एक स्लाइस ब्रेड खा लो या आधी चपाती खा लो। एक स्लाइस ब्रेड की अगर जो है आधी चपाती जितनी वो होती है, तो एक चपाती कितने ब्रेड के बराबर होगी, तो 2 ब्रेड्स के बराबर होगी। ऐसे ही तो आप एक कप फ्रेश मिल्क पी सकते हो, या हाफ कप
आइसक्रीम खा सकती हूँ, ठीक है, या फिर 75 ml या फिर एक स्कूप भी अगर खा लेते हैं, एक कप योगर्ट में भी उतना ही होता है फैट वगैरह जितना कि एक हमें एक कप फ्रेश मिल्क से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेबल है फूड एक्सचेंज वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे बोला गया है कि योर ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, यानी आपकी जो दादी माँ है उनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की समस्या है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो उनको व्हाट शुड शी नॉट, नॉट यानी क्या नहीं उनको खाना चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग मेन्यू। आपको कुछ एक 4 आपको ऑप्शन दे दिए, उनमें से उनको क्या नहीं खाना चाहिए ये आपको बताना है। रोटी, तो रोटी तो वो खा सकती हैं, रायता भी पी सकती हैं, सैलड भी वो खा सकती हैं, मसाला एग करी। देखो हाइपरटेंशन में यानी हाई बीपी में क्या होता है, आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और अगर हम मसाला एग करी खाएंगे तो उससे उनको क्या होगा, उससे उनको समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसाला एग करी यानी मसालेदार अंडा करी, वो उनको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वुड सेव स्पेस इन अ स्मॉल बेडरूम, यानी एक स्मॉल बेडरूम है आपका, एक छोटा सा शयन कक्ष है, उसमें हम जगह की बचत कैसे कर सकते हैं। बाय कीपिंग अ कबर्ड, अलमारी रख के, अगर एक छोटा सा रूम है उसमें हम अलमारी रख देते हैं तो ऑब्वियसली वो जगह घेरेगी। बाय कीपिंग अ टेबल, कि हम मेज रख के उसमें वो कर सकते हैं, नहीं मेज भी हमारी जगह घेरती है। ड्रेसिंग टेबल भी अगर हम रखते हैं तो उसमें भी वो जगह घेरेगी। लेकिन अगर हम बॉक्स बेड रख देते हैं, जो हमारा बॉक्स बेड होता है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं अलग अलग, तो वो जो है हमारी जगह कम जो है घेरेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाय कीपिंग अ बॉक्स बेड, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ट इन कबर्ड्स आर एडवाइजेबल एज दे, यानी जो बिल्ट इन कबर्ड्स होते हैं ना, दीवार में जो बनी हुई अलमारियां होती हैं, उनकी सलाह क्यों दी जाती है, डू नॉट ऑक्यूपाई फ्लोर स्पेस, क्योंकि वो फर्श पर स्थान नहीं घेरती हैं, इजी टू इंस्टॉल होती हैं, व्यवस्था उनकी आसान तरीके से हो जाती है, अट्रैक्टिव दिखती हैं, आकर्षक दिखती हैं, या फिर लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। तो देखो लंबे समय तक तो वो हालांकि नहीं चलती हैं, क्योंकि वो दीवार में जो बनी हुई अलमारियां होती है ना, उनमें दीमक वगैरह लगने लग जाती है। जिस तरीके की हमारी लोहे वाली अलमारी चल जाती है वैसी अलमारियों वो नहीं चल पाती है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। उनकी इंस्टॉलमेंट भी इजी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी पैसा भी लगता है, और वो आकर्षक लगती हैं हालांकि, लेकिन ये एक मतलब ज़रूरी नहीं इसीलिए उसको एडवाइस किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो फर्श पर स्थान नहीं घेरती है, इसीलिए उनको ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है। जो आपकी दीवार की अलमारी होती है ना, वो सीधी दीवार में लग जाती हैं, वो ज़मीन का ज़्यादा वो नहीं लेती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाले में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यानी कि इनमें से किसका उपयोग करके आप बिजली के बिल की कटौती कर सकते हैं, या किससे आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा ही आएगा, है ना। मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे तो भी ज़्यादा बिल आएगा, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो भी ज़्यादा बिल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चॉक। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चॉक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बिजली का बिल कम आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक चॉक क्या होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब इसमें जो है स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं, और इसमें ना आपकी बिजली वो कम खींचता है, ठीक है। तो ये आप एक बार सर्च करके देख लेना, आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चॉक किस तरीके का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो इसमें आंसर हमने कैसे निकाला, हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। अगर हम हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने के बजाय अपने बाल धूप में सुखा लें, या फिर हम अपने बालों को जो है तौलिए की मदद से सुखा लें तो भी वो सूख जाएंगे, उससे तो बिल ज़्यादा ही आएगा, है ना। मिक्सी की जगह हम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वॉशिंग मशीन की जगह हम हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चॉक हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, और वो बिजली की जो बचत है वो भी करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, एक मिनट रुको, क्या हो गया, हाँ,
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा जिसे हम दोबारा जो है पैदा कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, वो होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर है जियोथर्मल। क्योंकि देखो न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, परमाणु ईंधन, उनको भी हम दोबारा जो है नहीं ला सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करती है हम किस तरीके से, सोर्स क्या है इस इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ से हम इसको पैदा कर रहे हैं। अगर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो क्या पानी को वापस लाया जा सकता है एक बार खत्म होने पर? नहीं। अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी भी रिन्यूएबल नहीं है। एक बार लकड़ी को काट दोगे और सभी जंगलों को खत्म कर दोगे तो दोबारा जंगल उगाना या दोबारा जंगलों को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? जियोथर्मल, ठीक है। ए आंसर है जियोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, इसमें आपसे पूछा गया है इन विच टू इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कैन यू क्विकली विथड्रॉ योर मनी, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, दो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिनमें से आप जो है अपने पैसे को जल्दी से क्विकली विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट जो होता है हमारा, उसमें भी हम अपने पैसे को तभी निकलवा सकते हैं ना। यूनिट्स का मतलब है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक बार पैसा लगा दिया तो वो जल्दी निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम जल्दी नहीं निकाल सकते उस पैसे को। लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि कितना है, लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का अगर है तो नहीं निकलवा सकते, शॉर्ट टर्म का है तो निकलवा देंगे। और जो आपका नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट होता है ये हमेशा लॉन्ग टर्म का ही होता है, ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए सेविंग्स अकाउंट। और लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। तो बचत खाता। नेक्स्ट इसका है, आपको बताना है सिक्स्थ वाले में ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स यानी सही या गलत बताने हैं, कोई भी दो के, लेकिन मैं तीनों के आपको बताऊंगी। गर्ल्स हैव लेसर फैट देन बॉयज अराउंड देयर बोन्स, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हड्डियों पर कम चर्बी होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि लड़कों की जो हड्डियां होती हैं उनमें कम चर्बी होती है, और लड़कियों की हड्डियों में ज्यादा चर्बी होती है ना, उनमें फैट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इन मिडिल चाइल्डहुड हैज 28 टीथ, कि जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा होता है उसके 28 दांत होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। स्ट्रॉन्ग बोन्स प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू द मसल्स, यानी अगर मजबूत हड्डियां होंगी तो मांसपेशियों को अच्छा आधार मिलेगा। तो इसका भी आंसर है ट्रू, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो इसी में आपको और करके दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई एक आपको करना है। सेकंड वाले में आपसे पूछा है जो वेसेक्टॉमी है ना, वो क्या होता है? वेसेक्टॉमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी, जिससे कि बेबी जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ये जो परिवार नियोजन का स्थायी तरीका होता है, यानी परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का, टेम्पररी मेथड है परिवार नियोजन का अस्थायी तरीका है, ये 18 साल की एज के बाद किया जाता है, या फिर ये 60 साल की एज के बाद किया जाता है। तो इसका एज से कोई मतलब नहीं है, ये कोई अस्थायी तरीका नहीं होता है, टेम्पररी नहीं होता है, ये परमानेंट तरीका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। वेसेक्टोमी जो होती है वो परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन यूज मेटाफर्स लाइक लुक बिफोर यू लीप इन देयर लैंग्वेज, यानी कि बच्चे जो हैं अपनी भाषा में कौन सी आयु में, कौन सी ऐसी उम्र होती है जिसमें फूंक फूंक कर कदम रखें जैसे रूपक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो फूंक फूंक के कदम रखें जैसा रूपक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 10-year-old Manoj has begun to understand that if he gets up late, he will have to walk fast to reach school in time. Which cognitive characteristic does this is? यानी 10 साल का मनोज ये समझ चुका है कि अगर वो देर से उठेगा तो उसे स्कूल पर पहुंचने के लिए तेज चलना पड़ेगा। तो उसमें कौन सी संज्ञानात्मक विशेषता आ गई है, कौन सी संज्ञानात्मक विशेषता की ओर वो संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम एंड स्पीड, यानी वो समय और गति की ओर संकेत कर रहा है। उसे ये पता चल गया है कि मुझे कौन से समय पे उठना चाहिए,
और मैं कितनी गति से चलूँ तो मैं स्कूल में टाइम से पहुँच जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अंडरवियर्स आर मेड बाय विच टेक्निक, कि जो आपकी अंतर वस्त्र होते हैं वो किस तकनीक से बनाए जाते हैं, कौन सी तकनीक से बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निटिंग। निटिंग तकनीक से ये बनाए जाते हैं। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसी में और करके दिया गया है, आपसे पूछा गया है विच वेव इज क्रिएटेड बाय यूजिंग थिक yarns विथ थिन yarns इन वन डायरेक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी वीव होती है, कौन सी ऐसी बुनाई होती है जिसमें कि मोटे सूत को पतले सूत के साथ एक ही दिशा में प्रयोग करके किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिब बुनाई। जो रिब वीव होती है ना, उसको इसी तरीके से परफॉर्म किया जाता है। मोटा सूत ऊपर होगा, उसके ऊपर पतला सूत एक ही दिशा में जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेन कुड नेवर बी रिमूव विद हॉट वाटर, कौन सा ऐसा स्टेन होता है, कौन सा ऐसा धब्बा होता है जिसको हम गर्म पानी से कभी भी नहीं हटा सकते, या हमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस धब्बे को हटाने के लिए। चाय का, टी का, ठीक है, ग्रीस या घी का, पेंट का, या खून का। देखो, टी का धब्बा गर्म पानी से हट जाता है, ग्रीस जो है वो गर्म पानी से ही हटता है, घी का धब्बा हो तो, पेंट का धब्बा भी गर्म पानी से ही हटता है, लेकिन खून का धब्बा हमें गर्म पानी से नहीं हटाना चाहिए, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी, यानी इनमें से कौन सी ऐसी एक सहायक सामग्री नहीं है। सहायक सामग्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सहायक रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ब्लूज यानी नील, देखो नील, अगर नील जो है वो वाइट कपड़ों में, सफेद कपड़ों में डाला जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो सभी कपड़ों में डाले, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, तो ये ब्राइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारे मतलब हमारे जो वाइट कपड़े हैं या फिर जो वैसे कपड़े हैं जो थोड़े डल हो चुके हैं उनको ब्राइट करने का काम करते हैं, ये अगर हम ना इस्तेमाल करें तो भी चलेगा। केमिकल ब्लीचेस यानी दाग छुड़ाने वाले पदार्थ, जब दाग लगेगा तभी तो ये वाले पदार्थ इस्तेमाल होंगे ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सोप। सोप क्यों होगा, अगर साबुन नहीं होगी तो क्या हम अपने कपड़ों को धो पाएंगे, नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसमें आपको 2 केस दिए गए हैं, कोई मतलब इसमें आपको आंसर करना है। केस 1 में कह रहा है व्हेन डज द बॉडी यूज प्रोटीन फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी हमारी ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसके लिए प्रोटीन का उपयोग शरीर कब करता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द मील, जब हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है, जब हमारी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जब हम ज़्यादा एनिमल प्रोटीन का एक्सेस मतलब कंजम्पशन कर लेते हैं, या फिर ज़्यादा ही एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को खा लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक। यानी आहार में अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी है, फैट की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तब हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारी बॉडी से प्रोटीन लेता है। सेकंड केस कह रहा है issues of safe drinking water and environmental sanitation are included in which national nutrition program, यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है जिसमें हमें स्वच्छ पेयजल और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे मुद्दों, स्वच्छता जैसे मुद्दों की ओर हमारा ध्यान किया गया था। ICDS प्रोग्राम, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण संबंधी अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, या राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका आंसर देखने से पहले आप इन प्रोग्राम्स को समझो कि ये प्रोग्राम्स आखिर क्या हैं। अच्छा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव नहीं बताया ना, एक बार टाइप्स ऑफ वेव भी देख लो। बास्केट वेव जो होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक बास्केट वेव की जाती है ऐसे। प्लेन वेव में क्या होता है, वो प्लेन तरीके से की जाती है, यहाँ पे देखो एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, ऐसे प्लेन तरीके से। सैटिन वेव कुछ इस तरीके की होती हैं, सैटिन वेव ऐसी होती हैं। ये पूरी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और जो रिब पैटर्न होते हैं ना वो कुछ इस तरीके के होते हैं, एक के ऊपर एक मोटा सूत नीचे होता है और ऊपर छोटा जो पतला सूत होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारी स्कीम्स के बारे में। तो हमारी जो स्कीम्स है ना, पहली स्कीम है नेशनल आयोडीन
एफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है सबको मतलब गवर्नमेंट ये देखती है कि सबको आयोडेटेड सॉल्ट मिले, आयोडीन वाला नमक सबके पास सप्लाई किया जाए और उसका रेगुलर सर्वे भी हो, और ये एक पूरी सेंट्रली असिस्टेड स्कीम है। आईसीडीएस में क्या बताया जाता है कि इसमें 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह हैं, जो दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन मिले सप्लीमेंट्री, प्री स्कूल एजुकेशन मिले बच्चों को 5 साल 6 साल तक के, इम्यूनाइजेशन हो यानी उनको इम्यूनिटी सिस्टम उनका इम्यून अच्छा हो, हेल्थ चेकअप्स उनके फ्री में हो, ठीक है, न्यूट्रिशियस एजुकेशन उनको दी जाए, रेफरल सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये सब चीज़ें देखनी उनको पड़ती हैं। अब अगर हम मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील में क्या होता है, मिड डे मील में हमें बच्चों को स्टूडेंट एनरोलमेंट, मतलब मिड डे मील आपको पता होगा सरकारी स्कूल जो होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को स्कूल में लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मतलब उनको लाने के लिए वो फ्री में उनको खाना प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए, ठीक है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो, बच्चों को जो है भूख ना लगे, उनको एक प्रॉपर कुक्ड मील मिले, ठीक है, पढ़ते समय उनकी जो है भूख की जो वो होती है, वो क्रेविंग उनकी ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट अटेंडेंस इससे बढ़े। तो ये 3 स्कीम थी आपकी, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमें बोला गया था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी 2 सजेशन आपको बताने हैं। गिव एनी 2 सजेशंस फॉर सेविंग मनी वाइल प्लानिंग मील्स, यानी कि जब हम अपने आहार योजना बनाते हैं तब हमें धन बचाने के लिए कोई भी 2 सुझाव आपको देने हैं। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो मतलब प्लानिंग मील्स प्लानिंग या फिर आहार योजना क्या होती है, आहार योजना में बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस समय पे कौन सा किस तरीके का खाना खाना है, ठीक है, कौन सा खाना हमारे शरीर के लिए बेहतर रहेगा और किस खाने से हम अच्छे से अच्छे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, अगर हमें मील प्लानिंग करनी है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा जो पैसा है वो भी ढंग से इस्तेमाल हो, तो उसके लिए हमें एक ग्रॉसरी लिस्ट पहले से बना के रखनी पड़ेगी, सामान की सूची पहले से तैयार करके रखें, प्लान अहेड, आगे की सोच योजना जो है पहले से सोच कर रखें कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है या क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर रहेंगी, और जो प्रोडक्ट है ना वो हमें बल्क में खरीदनी चाहिए, थोक में हमें उत्पाद खरीदने चाहिए। और हाँ, एक हमें मील प्लान हमें इस तरीके से बनाना चाहिए जो हफ्ते का भी हो, यानी इस हफ्ते में हमें ये खाना है, ठीक है, संडे को ये सारी चीज़ें खानी है, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, सैटरडे तक हमें ये सारी चीज़ें खा लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स इज नॉट सूटेबल फॉर अ 7 month old चाइल्ड, यानी 7 महीने का बच्चा है उसके लिए कौन सा ये जो नीचे खाने दिए गए हैं इनमें से कौन सा खाना उसे नहीं देना चाहिए। खीर, मैश्ड बनाना एंड दलिया, ये हम उसे दे सकते हैं। सूजी खीर, मैश्ड पोटैटो एंड दलिया, ये भी हम दे सकते हैं ना, सूजी की खीर, मसला हुआ जो आलू होता है, और दलिया वगैरह भी हम उसे दे सकते हैं। फ्राइड पोटैटो, खिचड़ी एंड बॉइल्ड वेजिटेबल, क्या हम ये उसे दे सकते हैं, खिचड़ी हम उसे दे सकते हैं, और जो उबले हुए सब्जियां होती हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन क्या हम फ्राइड पोटैटो देंगे, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि हमें उसे तला हुआ आलू बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे को, 7 महीने वाले बच्चे को हमें उबला हुआ खाना देना है, ऐसा खाना जो वो आराम से खा सके। अगर हम उसको फ्राइड पोटैटो देंगे तो उसका हो सकता है पेट खराब हो जाए, उसको वो सूट ना करे, और वैसे भी वो अनहेल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताओ, कोई भी 4, ठीक है, 2 नंबर का है। तो क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट रेफर्स टू चेंज इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कंसिस्टेंसी एंड स्पाइसेस, यानी कि गुणात्मक अगर हम संशोधन कर रहे हैं किसी भी भोजन में, पोषक तत्व, तरलता और मसाले की मात्रा में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, कि अगर हम गुणात्मक संशोधन कर रहे हैं ना, तब हमें अपने भोजन को में देखना है कि कितना मसाला डालें, कितने इसकी तरलता रखें, कौन से पोषक तत्व इसमें ऐड करें। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो नीचे दिया गया है, किसी व्यक्ति के लिंग का उसकी भोजन योजना से कोई लेना देना नहीं है, किसका मतलब उसका जेंडर क्या है उस पर्सन का, वो डिपेंड नहीं करता कि उसकी मील प्लानिंग कैसी होगी, है ना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा
ट्रू। नेक्स्ट है पल्सेस आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कि दालों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। हाँ, इसका भी ट्रू है, क्योंकि हमें मॉडेस्ट फॉर्म में कैल्शियम दालों में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन, एक बैलेंस डाइट इंक्लूड्स एनी 5 फेवरेट फूड्स, यानी कि एक संतुलित आहार में कोई भी 5 पसंदीदा खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अगर हम अपने पसंद के खाद्य पदार्थ डालेंगे तो फिर वो एक संतुलित आहार नहीं बनेगा। एक संतुलित आहार बनाने के लिए हमें 5 जो हमारी मील्स होती है उनमें से सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ना कि हमारी फेवरेट फूड्स को। अ लेबरर शुड ईट मोर ग्रेन देन एन ऑफिस गोअर, यानी कि जो एक मजदूर होता है ना, उसको ऑफिस जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अनाज खाना चाहिए। तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है वो पूरा दिन ऑफिस में हो सकता है बैठा रहे, वो लैपटॉप पे काम करे, लेकिन जो एक मजदूर होता है उसको पूरा दिन क्या करनी है, मेहनत करनी है, तो उसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको मैच करने हैं चीज़ों को। सोलर पैनल, हाइडल एनर्जी, सूटेबल एयर प्रेशर इन कार टायर्स एंड बायोगैस, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सेव्स पेट्रोल, यूज ऑफ एनिमल मैन्योर एंड फ्री हॉट वाटर। देखो बायोगैस जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें हम एनिमल की मैन्योर यानी कि जो एनिमल की खाद होती है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइडल एनर्जी, सोलर पैनल हमें क्या करता है, सोलर पैनल जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। हाइडल एनर्जी हमें फ्री हॉट वाटर देती है, और हमारी जो सूटेबल एयर प्रेशर अगर रहेगा कार के टायर्स में तो उससे पेट्रोल सेव रहेगा। ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल नहीं रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर नीचे मैं आराम से लगा देती हूँ, इसका हो जाएगा ये। ठीक है, जल ऊर्जा जो है वो हमें मुफ्त गर्म पानी देती है, सोलर पैनल हमें विद्युत उत्पादन देता है, और बायोगैस हमें गोबर की खपत देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर लाल एंड मिस्टर आनंद हैव द सेम इनकम एज वेल एज सेम फैमिली साइज, यानी श्री लाल और श्री आनंद दोनों ही समान आय है, उनकी इनकम है, समान परिवार का आकार है। मान लीजिए इनके में 5 हैं तो इनके में भी 5 बंदे हैं। तो मिस्टर लाल जो है वो हर महीने एक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाते हैं। ठीक है, अपने जो पैसा है कुछ राशि वो निवेश संस्थाओं में डालते हैं, और मिस्टर आनंद क्या करते हैं, वो अपनी सारी सेविंग्स को एक सेविंग्स अकाउंट में जमा करके रखते हैं। तो आपको बताना है कि लंबे समय में अधिक अमीर कौन होगा, आपको ये बताना है कि कौन इनमें से ज़्यादा अमीर बनेगा एक लंबे समय में। तो अगर हम लंबे समय की देखें तो इनमें से आपका जो मिस्टर आनंद है ना, जो किस में पैसा लगा रहे हैं, जो अपना जितना भी पैसा है वो बचत खाते में लगा रहे हैं, सेविंग्स बैंक में लगा रहे हैं, तो वो ज़्यादा समय तक अमीर बन सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर मिस्टर लाल उसमें करते हैं, मिस्टर लाल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ उन्हें हर बार उन्हें प्रॉफिट ही हो सकता है इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर आनंद, और क्यों हो जाएगा आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है गिव जस्टिफिकेशन, जो हमने ऊपर बताया मिस्टर आनंद है, तो आपको बताना है कि उसको वो कैसे होगा। तो आपको लिखना है कि मिस्टर आनंद जो है वो बचत खाते में अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ से उनका पैसा ना तो कट सकता है, ना ही उनके पैसे का कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम मिस्टर लाल को देखें तो वो अपने पैसे को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाते हैं, कुछ अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनमें लगाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनके पैसों को नुकसान हो सकता है, वो घाटे में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं उन्हें हर बार ही लाभ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका भी सेम वही ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, जो टीचर होती है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की, 8 साल का बच्चा है उसकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो टीचर होती है वो हमारे 8 साल का हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, वो एक तरह से उसके सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट व्हेन दे आर 4 year old, यानी कि बच्चों को
4 वर्ष की आयु से ही लिखना सिखाना चाहिए। तो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं 4 वर्ष की आयु तक लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, अ 4-year-old चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू एक्सेल इन ऑल स्किल्स, यानी कि 4 वर्ष के जो बच्चा है उसको सभी कौशलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर हम सारी स्किल्स में लगा देंगे, सभी कौशल में लगा देंगे, तो वो असलियत में समझ नहीं पाएगा और उसके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लूज देयर सेल्फ एस्टीम इफ स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने डांटने पर बच्चा जो है वो अपना आत्मसम्मान खो देता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम एक बच्चे को दूसरे किसी बच्चे के सामने या पेरेंट के सामने किसी दूसरे की डांट रहे हैं, तो उससे उसको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है और वो बहुत ही ज्यादा अपना विश्वास खो बैठता है। नेक्स्ट है, इनमें आपको बताना है कि इन एक्टिविटीज में कौन सी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है इन फॉलोइंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा संज्ञानात्मक गुण इसमें हमें दिखाई दे रहा है। 8-year-old मोहन क्राइज व्हेन ही इज सर्व्ड कोल्ड ड्रिंक इन अ स्मॉल ग्लास इंस्टेड ऑफ अ टॉल ग्लास। यानी जो 8 साल का मोहन है वो रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है? क्योंकि उसको एक लंबे ग्लास की जगह छोटे ग्लास में पेय पदार्थ परोसा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी सेंटर। ठीक है, डी सेंटर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मोहन जो है उसको ऐसा लगता है कि अगर उसको छोटे ग्लास में सर्व किया जा रहा है, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक कम दी जा रही है, अगर उसको बड़े ग्लास में सर्व किया जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक उसको ज़्यादा मिलेगी। तो डी सेंटर हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट है, 6-year-old नीता मेक्स न्यू एनिमल विद द क्ले। यानी कि वो 6 वर्ष की नीता जो है वो मिट्टी के लोदे से, जो क्ले होती है, उससे नए नए जानवर बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रिएशन। सेंट्रिएशन कि सेंटर, उसका जो दिमाग है वो सेंटर्ड है, वो बना सकती है उन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें विच 4 एक्टिविटीज नीड फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कौन सी ऐसी 4 एक्टिविटीज हैं जिसमें कि हमें एक बिल्कुल फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। पेपर टीयरिंग में, बटनिंग अ शर्ट यानी कि शर्ट के बटन लगाने में, एक सेंटेंस लिखने में, या फिर स्पून के साथ खाने में, एक रोप को स्किप करने में यानी स्किपिंग जो रहती है उसको करने में, या फिर एक हैवी बॉक्स को पुश करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर टीयरिंग में हमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बटनिंग अ शर्ट यानी कि शर्ट के बटन लगाने में भी, सेंटेंस लिखने में भी, और स्पून के साथ खाने में भी हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। तो A, B, C एंड D इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही सेम आपके नीचे लिखी हुई है कि हमें कौन सी ऐसी 4 गतिविधियां इनमें से जिसमें हमें सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है, एक पूरा आपको एक सेंटेंस दी हुई है, इसमें कोई एक 1 वर्ड क्या होगा इन सेंटेंस के लिए। पहला है अ वीव दैट हैज डायगोनल लाइंस ऑन द फैब्रिक, यानी एक ऐसी बुनाई जिससे वस्त्र पर तिरछी रेखा बनती है, तो उसको हम कहते हैं ट्विल वीव। ट्विल वीव बोलते हैं उसको हम। ठीक है, हिंदी में ट्विल बुनाई, ट्विल बुनाई। ठीक है, नेक्स्ट है अ वीव दैट हैज लॉन्ग फ्लॉट्स ऑन द सरफेस, यानी जो बुनाई जिसमें सतह पर चमकीले लंबे फंदे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैटिन वीव, जो मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में दिखाया भी था, है ना, सैटिन वीव उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ यार्न्स पर स्क्वायर इंच ऑफ द फैब्रिक, यानी बुने हुए वस्त्र के प्रति वर्ग इंच में ताने व बानों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेड काउंट। ठीक है, थ्रेड काउंट, थ्रेड काउंट। नेक्स्ट, ओनली 1 सेट ऑफ yarn इज इंटरलूप्ड टू गेट अ फैब्रिक। एक ही सूत को फंदे से फंदा मिलाकर गूंथने पर वस्त्र बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं निटिंग। निटिंग, ठीक है, निटिंग कहते हैं हम उसे, KNITTING, इसे हम कहते हैं निटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है ट्रू और फॉल्स। देखा आप अगर इसमें ध्यान से देखो ना, इस पूरे पेपर में इसमें एमसीक्यू अभी तक हमने देखे, ट्रू एंड फॉल्स ज़्यादातर देखे हैं, और जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वो सारे चॉइस वाले देखे हैं। तो पेपर बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है। ट्रू और फॉल्स बताना है, 2 नंबर का है। ब्लूज आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल, वेजिटेबल एंड मिनरल सोर्सेज। तो जो ब्लूज होते हैं ना, जो नील वगैरह होता है, वो हमें वनस्पति खनिज और रसायन के स्रोतों से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, तो हमें ये मिलता है। नेक्स्ट है मिथाइलेटेड स्पिरिट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रास स्टेन। जो घास का दाग हटाने वाला होता है, मतलब जो घास का दाग हम हटाते हैं, वो मिथाइलेटेड स्पिरिट का उपयोग उसमें किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। वुलन गारमेंट्स आर वुलन गार नहीं सॉरी, इसका आंसर भी ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट से हम ग्रास स्टेन को हटा सकते हैं। वुलन गारमेंट्स शुड बी शॉक बिफोर वॉशिंग, यानी कि धोने से पहले ऊनी कपड़ों को भिगोना चाहिए। तो इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट है सैंडलवुड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वुलन्स, यानी ऊनी कपड़ों का भंडारण करने के लिए चंदन का पाउडर उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। वो उसका भंडारण करने के लिए नहीं उपयोग में किया जाता, उसमें रंग वगैरह करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। इसमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और इनका आपको मतलब बताना है। 2 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे इसमें आपका आप बता सकते हैं कि ये कौन से सिंबल, क्या सिंबल है, इसमें सेंट्रिएशन है, किस चीज़ का बारे में बताया गया है। अब देखो इसी में एक विजुअली इम्पेयर्ड किड्स के लिए दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो ये सारे आपके जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कौन सा रोल निभाते हैं इन केस ऑफ फैब्रिक्स। कोई भी 4 आपको बताने हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, यानी कि हम इसको ब्लीच करने में, कपड़ों को अगर ब्लीच करना है तो उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंच चॉक जो होता है, और ग्लिसरीन, कैम्फर, जेवल वाटर। अच्छा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तब आपको बेहतर तरीके से और समझ आएगा। देखो, तो हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट होता है ये एक। ठीक है। ग्लिसरीन की अगर हम बात करें, या अच्छा जेवल वाटर की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। जेवल वाटर भी एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंच चॉक, इसके बाद क्या था? हाँ, फ्रेंच चॉक जो होता है, ये हमारा चिकनाई हटाने के लिए, अगर किसी भी तरीके की ग्रीस वगैरह लग गई है या घी के दाग लग गए हैं, तो बेसिकली चिकनाई हटाने के लिए फ्रेंच चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है आपका कपड़ों से दाग हटाने के लिए। अगर किसी भी प्रकार के दाग, स्टेन लग गए हैं, तो उनको हटाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और कैम्फर, कपूर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि उसको कपड़ों को फ्रेश रख सके। और आपने भी अगर देखा होगा तो कई घरों में क्या होता है, जो आपके बेड वगैरह होते हैं जिनमें कि कपड़े रख देते हैं, जैसे गर्मी आ गई तो ठंड के कपड़े बेड में रख दिए, तो थोड़े बहुत कपूर डाल देते हैं जिससे कि चूहे वगैरह ना आए। ठीक है, चूहे वगैरह उसमें ना लगे, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि कोई भी 2 अप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर बताओ एक स्कूल बस ड्राइवर के, यानी एक स्कूल बस के जो चालक हैं उसमें कोई भी नीतिगत व्यवहार, 2 उचित नीतिगत व्यवहार क्या होने चाहिए। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लो। हेयर आर सम एथिक्स ऑफ अ स्कूल बस ड्राइवर, यानी कि कुछ एथिक्स जो उसमें होने चाहिए। सबसे पहला गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें होनी चाहिए। स्कूल बस ड्राइवर को ये देखना चाहिए कि बच्चों की गोपनीयता की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, यानी वो बच्चों के बारे में ज़्यादा गपशप किसी से ना करे, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना, और वो बच्चों को किडनैप भी कर सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट है सेफ्टी, सुरक्षा उसमें होनी चाहिए, यानी उसमें इतना वो कैपेबल होना चाहिए कि वो जो भी उसके उसमें बच्चे बैठे हुए हैं उनकी वो लीगली रिस्पॉन्सिबल उनकी सेफ्टी के लिए।
ठीक है। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि बस अच्छी स्थिति में है, खराब मौसम या सड़क की स्थिति में उसे सतर्क रहना चाहिए। उसे ये भी देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी तरीके से सीट पर बैठे। जैसे बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो सीट पर नहीं बैठ पाते हैं। कई बच्चे जो हैं वो जब बस आपने देखा होगा ना, बस जब चलती है बहुत ज़्यादा उसमें ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे चलती है तो बच्चे जो हैं वो गिर भी सकते हैं। तो इस चीज़ का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और एथिक्स हैं, यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमसे 2 पूछे थे, बाकी और मैंने आपको लिखवा दिए हैं। जैसे कि उसको यातायात या आपराधिक उल्लंघनों से मुक्त होना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी ट्रैफिक या क्रिमिनल वायलेशंस ना हो, ठीक है। उसके जो है उसका शांत व्यवहार होना चाहिए, उसको ट्रैफिक लॉज के बारे में पता होना चाहिए, क्लीन बस उसकी होनी चाहिए, और जो प्री और पोस्ट ट्रिप इंस्पेक्शंस उसको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, फर्स्ट एड किट उसकी उसके पास होने चाहिए, ठीक है। और जो बस को ऑपरेट कर रहा है उसको ये भी पता होना चाहिए कि पैसेंजर उसकी बस में आकर, मतलब कई बार होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं तो वो बस में आके आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ के उसको कंडक्ट करने लग जाते हैं, उसको ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ का भी उसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और मैं सोच रही हूँ आपकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो हम अपने इस वीडियो को सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए हमने अभी पूरा कर लिया है जो कि आपका एमसीक्यू से भरा हुआ था, और अब आपका जो सेक्शन बी रह गया है वो आपकी इस वीडियो का पार्ट बी आएगा, जिसमें कि आपको ये पार्ट 2 में आपको ये वीडियो सेक्शन बी की मिलेगी, ठीक है। अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपको मुझे कमेंट करके बता देना है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ज़रूर कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लाइक ज़रूर करिएगा हमारी इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा टीएच क्लासेस को, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी का ज़िम्मा है वो हर साल हम उठाते हैं और उसको पूरा भी करते हैं, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। बस इन वीडियोस को जैसे मैं आपको बताती हूँ बिना स्किप किए देख लीजिए और आपका बेड़ा पार है, ठीक है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और उम्मीद करती हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं जल्दी से जल्दी आपका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। जैसे ही पार्ट 2 आएगा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।